देश को राइट टू रिजेक्ट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक और सुप्रीम फैसला आ गया है, यानी कि आपकी नापसंद को अब पूरी तवज्जो मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सच में ये फैसला देश की राजनीति को साफ करने में मील का पत्थर साबित होगा? क्या उम्मीदवारों की नापसंदगी अब स्वच्छ राजनीति की बड़ी पहल होगी? आपके मुद्दे, आपकी राय में चर्चा इसी बात पर कि देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर क्या रहेंगे मायने, क्या ये हासिल पाएगा, अपना मकसद हासिल कर पाएगा? जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में चले आंदोलनों और तमाम लोगों की भावनाओं को मान देते हुए देश की राजनीति से करप्ट अपराधी नेताओं को हटाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने आम जनता को राइट टू रिजेक्ट का उपहार दे दिया है। मिला राइट टू रिजेक्ट का अधिकार, दूर होगी राजनीति की गंदगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया जन भावना को मान। अब जनता कहेगी किसी को नहीं। केंद्र सरकार ने भले ही दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजे फैसले में चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि अब ईवीएम में किसी को नहीं का विकल्प जोड़ा जाए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर जनता को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो इस विकल्प पर बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकती है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की पसंद। उम्मीदवार को रिजेक्ट करने का अधिकार आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बेहद अहम है। हालांकि केंद्र सरकार कोर्ट के इस फैसले को भी पलटने के लिए संसद में विधेयक या अध्यादेश ला सकती है। साथ ही सरकार अगर इस फैसले को लागू भी करती है तो इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि अगर सरकार को इस पर फैसला लेना ही होता तो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय ही ले सकती थी। इससे पहले चुनाव आयोग भी 2011 में सरकार को राइट टू रिजेक्ट देने का सुझाव दे चुका है। वैसे सरकार के लिए संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार को दूसरे दलों से भी बात करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि सरकार के सामने इन परिस्थितियों में क्या विकल्प हैं। संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे या लागू करा दे, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी कर दे, सर्वसम्मति के नाम पर मामले को लटका कर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हां, बड़ा सवाल यही कि राइट टू रिजेक्ट मिलने के बाद क्या राजनीति की गंदगी साफ होगी? इस फैसले के क्या कुछ मायने हमारे देश की राजनीति में हो सकते हैं? हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं देव भारद्वाज, जो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं, साथ ही आशा शर्मा, जो समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुमार विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारी दर्शकों से अपील है कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये आपसे जुड़ा है, आपके मुद्दे, आपकी राय में आपकी राय बड़ी अहम है। आप भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं कि राइट टू रिजेक्ट क्या सच में राजनीति की गंदगी साफ करने में कारगर कदम साबित होगा। सबसे पहले आशा शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। मशहूर समाज सेवी हैं आशा शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, राइट टू रिजेक्ट क्या सच में देश की जनभावनाओं का एक, यूं कहिए कि एक स्वागत, किस तरह से एक गिफ्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उपहार है? आपने राइट टू रिजेक्ट के बारे में पूछा। ये एक मौलिक अधिकार है हमारे भारत के किसी भी नागरिक का कि वो अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा किसको पसंद करता है, किसको नहीं, ये स्पष्ट कर सके। अगर राइट टू वोट मेरा संवैधानिक अधिकार है तो राइट टू रिजेक्ट मेरा मौलिक अधिकार है। तो इस रूप में ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करता है वो एक बड़े संजीदा रूप में करता है, बहुत सोच समझ करके, हर विकल्प को देखते हुए, हर पहलू का उसका अध्ययन करने के पश्चात
ये निर्णय किया जाता है। और इस तरह से जो राइट टू रिजेक्ट का उन्होंने ये निर्णय दिया है, अधिकार दिया है, वास्तव में मैं इसका स्वागत भी करती हूँ। और मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि इस प्रकार से हमारी राजनीति के अंदर एक स्वच्छता की स्थिति आएगी, एक पारदर्शिता बनेगी और हर पार्टी इस बात के ऊपर ध्यान देगी कि वो स्वच्छता आएगी, पारदर्शिता आएगी। देव भारद्वाज, आपके पास भी आऊंगा कि कानूनी पहलू और क्या हो सकते हैं। हमारे साथ समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। सुदेश जी, आशा शर्मा मशहूर समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं। उनका कहना है कि यकीनन ये देश के इतिहास में एक बड़ा फैसला साबित होगा, राजनीति स्वच्छ होगी, पारदर्शी होगी। आप क्या कहते हैं? देखिए कि जो आज ये बात कर रहे हैं हम मौलिक अधिकार की कि भी हम अगर राइट टू रिजेक्ट मिलता है, नन ऑफ द अबव का जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन हमें इसका ये देखना पड़ेगा कि अगर मानसिकता तौर पे हम इसके लिए खुशी मना सकते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के अंदर जो बदलाव लाने के लिए कहा गया है, मानसिक रूप से बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर हम इसकी देखें कि ग्राउंड पे क्या होगा, कि ग्राउंड पे क्या ये कुछ बदलाव लाएगा, हमें नहीं लगता। क्योंकि हम चुनाव देखते हैं कैसे होते हैं, वोटर कैसे वहां पे आता है, कितने वोटर आते हैं, कैसे वोट डलती है, तो हमें नहीं लगता कि ये ग्राउंड पे कोई ऐसा कोई परिवर्तन आ जाएगा जिससे कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और वहां पे 1% से लेकर 2% लोग ही सिर्फ जो है ऐसी वोट करते हैं कि भी हमें राइट टू रिजेक्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही परसेंटेज वोट आएगी तो कैसे बात बनेगी। और जब एक एमपी कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें, उसमें 14 लाख वोटर होते हैं, उसमें से 9 से 10 लाख वोट्स पोल होती हैं और उसमें से अगर 50% को अगर राइट टू रिजेक्ट लाना है जिसका कोई इफेक्ट होगा, इसका मतलब 5 लाख लोग राइट टू रिजेक्ट करें तभी बात बनेगी। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसका कोई इतने बड़े पैमाने पे क्या लोग राइट टू रिजेक्ट देने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर हैं हमारे साथ देव भारद्वाज, वो भी जुड़े हुए हैं। देव भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, राइट टू रिजेक्ट को लेकर आम जन भावनाओं के सम्मान की बात कही जा रही है, लेकिन जो सवाल समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी ने उठाए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मानसिक संतुष्टि के लिए कह सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है, हम सबको इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए जी। पहले तो हमको ये मानना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान नहीं है, मगर एक ऐसा वर्ग रहता है हमेशा कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी देखा जाता है कि जो अगर हम पिछले इलेक्शंस अपने देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट बहुत बड़ा कम होता है। उसमें कई लोगों के मन में ये भाव रहता है कि भाई किसको वोट देने जाएं, सभी लोग उनकी यूँ कहिए कि जो खरे नहीं उतरते किसी कई पैमानों पर। तो मगर वो ये बात अपनी एक्सप्रेस कैसे करें, किसको बताएं। अब राइट टू रिजेक्ट दे के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट पास किया है, कम से कम वो वहाँ जाके अपनी बात बता तो सकते हैं, राइट टू बैलेट बटन को दबा तो सकते हैं कि नन ऑफ द अबव, हमको इनमें से कोई भी जो कैंडिडेट है जो जनता के अनुरूप काम कर सके, जो जनता की हमारी अच्छी तरह सेवा कर सके, जो देश के लिए कर सके, इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसमें किसी का नुकसान नहीं है। और मैं ये मानता हूँ जब कोई कानून बनता है उसके बारे में लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है जी कि इस जजमेंट के बारे में आप लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें उनके अंदर, क्योंकि जी अभी जागरूकता की भी जरूरत है, जैसा आप कह रहे हैं कि दूरगामी परिणाम होगा। सुदेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गोपीचंद गहलोत, इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। गोपीचंद जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आज आया है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इसे कहा जा रहा है, जन भावनाओं का सम्मान कहा जा रहा है, आपकी पार्टी कैसे देखती है इस फैसले को? मैं तो सोलंकी जी यही कहूँगा कि वैसे तो अभी मैं फील्ड में हूँ, इस टाइम भी हमने पूरा जो जजमेंट है वो पढ़ा नहीं है, ना देखा पूरा मेरिट डिमेरिट क्या होंगी। वैसे पिछले दिनों में चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी इन्हीं चुनाव सुधारों के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में जी। तब उसमें ये हुआ था कि बड़ा एक कंफ्यूजन सा था, डाउट रहता है
कि हम बटन दबाते कोई हैं और अंदर मार्किंग किसी और पे होती है जी। तो उन्होंने बड़ा डिस्प्ले किया था कि एक नया स्लिप सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनका क्या जजमेंट है, क्या फिर उस पर चुनाव नहीं, जजमेंट की जो बेसिक जो बुनियादी बात ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है अपने फैसले में कि अब मतदाता को यह अधिकार होगा कि वो रिजेक्ट कर सके, ये बुनियादी बात है और इसी पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा जी कि पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे सबसे पहले जननायक श्री देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि घर घर कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई काम प्रॉपर नहीं करता है तो उसको राइट टू रिकॉल होना चाहिए जी, पब्लिक उसको वापस बुला ले। और यही बात पिछले दिनों में अन्ना जी ने भी अपने आंदोलन में इस बात को रखा था। और इस तरह का अगर कोई आज जजमेंट आया है और उस पे चुनाव आयोग क्या वो रखता है, वो सारा एक बार जब एक सेटअप बनेगा उसमें क्या मेरिट होंगी कि क्या मेरिट होंगी, यानी कि आप स्वागत करते हैं इस फैसले का। लेकिन समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी का कहना है कि दरअसल ये प्रैक्टिकल नहीं है, जमीन पर चीजें कुछ और होती हैं, लोग वोट देने तो जाते नहीं, रिजेक्ट करने कैसे जाएंगे। को सोलंकी जी कहा है कि मैं तो अभी भी किसी गांव में ही बैठा हुआ हूँ, चलिए सारा अध्ययन करके इसको देखेंगे। इलेक्शन चुनाव आयोग जी सुदेश जी, देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए कि आप प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए एक बटन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम पे लगाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें देखना क्या होगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा जी। क्या ये असली रूप में किसी को रिजेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए कि आपने एक अधिकार तो दे दिया, इसका हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है, लेकिन आप देखिए कि अगर आप मुझे अगर 25 कैंडिडेट हैं और मैं वोटर हूँ, सबसे पहले तो मुझे वो 25 कैंडिडेट की जानकारी कौन देगा जी। मुझे तो सिर्फ 1 या 4 कैंडिडेट्स के बारे में पता होता है और वो 21 कैंडिडेट्स के बारे में पता भी नहीं होता है। वो कैसे पता लगेगा? जब तक जानकारी नहीं होगी आप रिजेक्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए आप रिजेक्शन तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी आपके पास जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकलिटी की समस्या है जी। आशा शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुदेश जी आप लाइन पे बने रहिएगा। मैं बड़े सम्मान पूर्वक अग्रवाल साहब से कहना चाहूंगी इस समय कि अगर हमें जानकारी नहीं होती है रिजेक्ट करने के लिए तो हमें उनको सिलेक्ट करने के लिए कैसे जानकारी मिलेगी कि हमें किसे सिलेक्ट करना है। हमारे पास जानकारी होती है क्योंकि उसी इलाके के वो लोग सारे वहाँ पे होते हैं कि जो वहाँ पर खड़े होते हैं, तो आपस में जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त जब शुरुआत होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, पर मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे होगा ये सोचकर तो किसी भी नई चीज़ को आने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कई प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या न्यायपालिका को ये करने का अधिकार है या व्यवस्थापिका को अधिकार है, ये एक अलग प्रश्न हो जाता है। लेकिन राइट टू रिजेक्ट ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारी राजनीति के अंदर स्वच्छता लाने में, पारदर्शिता लाने में, उसको अच्छा बनाने में एक महत्वपूर्ण काम करेगी। जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके साथ साथ अब परिपक्व हो चुकी है। हमारे 67 ईयर्स हमें हो गए आजाद होने के लिए। हमारा जो नागरिक बड़ा सवाल यही जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार विजेंद्र भी बने हुए हैं। क्या इस फैसले को माना जाए कि जो डेमोक्रेसी है जो मैच्योर हो रही है, जैसी बात देव भारद्वाज जी ने कही, आशा शर्मा जी भी कह रही हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप कि राइट टू रिजेक्ट एक बड़ा कदम होगा? देखिए, ये अभी राइट टू रिजेक्ट जिस तरह से सामने आया है, एक जो अभिव्यक्ति है उसमें आपके पास एक ऐसा वेपन है जिसमें आप किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपके पसंद को और नापसंद को आप एक अभिव्यक्ति आप उसको सामने ला सकते हैं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक पावर दिया है, एक ताकत दी है, जो आम जनता है, जो आम वोटर्स हैं, उनको ये ताकत दी है कि अगर आपको पसंद नहीं है, 10 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, 10 में से मुझे 10 नहीं पसंद है, तो मैं वहाँ जाके वोट करता हूँ। अगर मैं जब राइट टू रिजेक्ट में जब वोट कर रहा हूँ तो एक और उसमें सामने चीज़ आती है कि अगर वोट हम नहीं दे रहे हैं तो घर पे बैठे हुए हैं, तो पता चलता है कि इतने लोग वोट नहीं दिए, इतने प्रतिशत हमारे वोट काउंटिंग है।
पर इतने प्रतिशत वोट जो हमारे पड़ रहे हैं, अगर 50 या 54 या 60 या 75% अगर फीसदी वोट आ रही है, तो उसमें से 25% या 2% या 1% ने कहा है कि नन ऑफ द अबव, मतलब कि इतनी फीसदी तो वोट पड़ी है, पर इसमें इतने लोग हैं जो चाहते हैं कि इनमें से कोई भी लोग सेलेक्ट ना हो। तो एक तरह से इसका जो एक पूरा मापदंड है वो बाद में बहुत ज्यादा काम करेगा। दागी जो जिस तरह के सुदेश अग्रवाल जी, तमाम पैनल के जो भी पैनलिस्ट हैं, जो भी हमारे यहाँ जो स्टूडियो में आए हैं गेस्ट, उन सभी का ये कहना है कि दरअसल दूरगामी परिणाम है, हमें इस फैसले का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और प्रैक्टिकल ये साबित होगा। सुदेश जी, प्रैक्टिकलिटी बताना चाहता हूँ जी। मैंने हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, और वहाँ पे 39 कैंडिडेट्स थे। आप वोटर के पास चले जाइए कि आप 39 कैंडिडेट्स के नाम बता दीजिए, उनको 5 कैंडिडेट्स के ज्यादा के नाम नहीं पता हैं, वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे जी। ये प्रैक्टिकल समस्या है, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। जब तक वोटर शिक्षित नहीं होगा, उसको कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक इसका रिजल्ट प्रैक्टिकल ग्राउंड पर निकलने की कोई ज्यादा उम्मीद मत करिए। मेरा कहना ये है कि आप इसको गेम चेंजर मत समझिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अगर पूरे देश में एक कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाए ना इससे आने वाले चुनाव के अंदर, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। एक भी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुदेश अग्रवाल जी समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहना है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या सच में अभी भी ज़मीनी हकीकत जो इस फैसले की बनती है वो बहुत दूर है हमसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। जी हाँ, पहले आप सिलेक्ट करते थे, अब रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपके मुद्दे, आपकी राय के जरिए बड़ा सवाल यही कि राइट टू रिजेक्ट क्या हमारी राजनीति को और परिपक्व बनाएगा और मैच्योर बनाएगा, और साथ में जो राजनीति में गंदगी की बात अक्सर होती रही है वो दूर होगी। बड़ा सवाल आज हम आपके मुद्दे, आपकी राय में यही उठा रहे हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के राइट टू रिजेक्ट फैसले पर आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोर्ट के इस फैसले का आम जनता ने स्वागत किया है, इसे सही कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि अगर जो हमें नहीं पसंद कैंडिडेट, तो उनके लिए हमारे लिए यही बेनिफिट है कि हमें इससे कोई वो नहीं है कि टेंशन नहीं रहेगी कि कोई और कैंडिडेट हमारी इस चीज़ को यूज़ कर सकता। आई थिंक इट्स अ बेनिफिशियल फॉर अस। बहुत सही डिसीज़न है, बिकॉज हमारे पास राइट हैं पर वो यूज़ नहीं होते। अगर हमें कोई पसंद नहीं, हमें तब भी वोट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें वोट नहीं करना चाहिए अगर हमें लगे कोई कैंडिडेट सही नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा कोई बटन मिल रहा है कि नेगेटिव वे में हमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सारे नेता सब अच्छे होने चाहिए। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को रिजेक्ट करें। तो बुरा भी है, अच्छा भी है। इस वक्त हमारे देश के लिए अच्छा है। अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे पार्टीज़ को पता चलेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो उनके कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचती है। इससे एक अच्छा फिल्ट्रेशन हो जाएगा कैंडिडेट्स का, और देश को इसके आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये फैसला दिया है ये वोटिंग के लिए, मैं इसके साथ बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हमें लगता कि यंग जनरेशन है जो वो कुछ नया चाहती है। आजकल के जो नेता हैं वही स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं, पर दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। कुछ हमारे एक्शंस, हमारे जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए लिए जाएँ, वो सुनते नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो ये डिसीज़न लिया गया है इसको ऐसे ही रखा जाए, और हमारी यंग जनरेशन इसको आशा करती हूँ कि सब लाइक करेंगे। राइट टू रिजेक्ट के द्वारा हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपनी जो भी हमें स्वेच्छा से लगेगा कि हाँ ये हमारा नेता होना चाहिए जो ईमानदार हो, भ्रष्ट ना हो, तो उसके लिए बहुत ही मतलब हम जैसे वोटर्स के लिए काफ़ी अच्छी पहल है। जनता का
खुला सपोर्ट है इस फैसले को, क्योंकि इसमें जो है जनता की बिल्कुल राय बेबाकी से सामने आएगी और ये पता चलेगा कि जो पॉलिटिशियन अलग तरीके से जीतते हैं उसमें क्या फ़र्क है और जो जनता की राय है उसमें क्या फ़र्क है। ये जनता का अपना नेता चुना जाएगा इसमें, और ये हमारा खुद का चुनाव होगा। वोट की जितनी भी काउंटिंग और राजनीति होती है कि ये इतने परसेंट इसके, इतने परसेंट उसके, उस सारे गणित में फेरबदल आ जाएगा। इन लोगों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि ये अब सब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम उनको रिजेक्ट ही कर देंगे, अनवांटेड एलिमेंट जो किसी भी तरह से योग्य नहीं है, इलेक्शन में खड़े होने के भी योग्य नहीं है, वो सब एलिमेंट इस वक्त बाहर होने का अधिकार पब्लिक के हाथ में बटन की फॉर्म में कोर्ट ने दिया है। बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पहले भी ऐसे बहुत सारे अच्छे डिसीजन। तो तमाम लोगों की राय ये है कि बड़ी उम्मीद राइट टू रिजेक्ट को लेकर जुड़ी है, लोगों में एक जगी है ये उम्मीद। हमारे साथ रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। रामविलास जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। रामविलास जी, बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अहम फैसला सुनाया है राइट टू रिजेक्ट का, कि अब आप उम्मीदवार को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है जी, बड़े ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रही है। वो जो अपराधीकरण राजनीति का कांग्रेस करने जा रही थी, उस फैसले को रद्द किया जी। ये जो वोट टू रिजेक्ट हुआ है और वोट टू रिकॉल कह लीजिए, वोट टू रिजेक्ट कह लीजिए जी, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है जी, और आम आदमी हिंदुस्तान का प्रजातंत्र की रखवाली और रक्षा करता है जी। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी चुनाव हार गई थी। वो हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की सफलता का एक प्रमाण था। नहीं, आप कॉम्प्लिकेटेड कैसे कह रहे हैं इसे? कॉम्प्लिकेटेड कैसे? कॉम्प्लिकेटेड इज मीन्स जो कॉमन मैन है ना जी, वो उसको ये जो प्रावधान है, एक तो जो ईवीएम है जी, इसके बारे में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जो जिसमें भी प्रयोग हुआ, सब जगह ये डिफेक्टिव पाई गई। नहीं, सवाल उससे नहीं है। सवाल ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सिलेक्ट का ही नहीं है, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये ईवीएम हो या जो मोहर लगाते थे, स्टंप लगाते थे, वो हो सकता है जी। सवाल ये है कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले को मैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, पर मेरा इसमें एक खदशा है, मेरी एक, इट विल बी नॉट प्रैक्टिकल फॉर द कॉमन मैन जी। ये एक इसका जो प्रचारित करेगी कांग्रेस, करेगी दूसरे दल करेंगे, हिंदुस्तान का आदमी तो सीधी सीधी बात करता है कि भाई ये इसका हमको समर्थन करना है, इसका हमको विरोध करना है। तो उस जो सिस्टम है उसमें मुझे लगता है, ये मेरी चिंता निराधार भी हो सकती है, मैं क्योंकि गांव का आदमी हूँ। जी जी, और जी, बने रहिए आप लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चिंता निराधार हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने चिंता व्यक्त की है, जाहिर सी बात है वो भी महत्व रखती है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील देव भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। भारद्वाज साहब, साफ कहना है रामविलास जी का कि जो हमारी जनता है, दरअसल प्रैक्टिकल लेवल पे बात उन्होंने भी यही कही है कि जितनी उम्मीद हम लगा रहे हैं, दरअसल ज़मीन पर जब ये चीज़ आती हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। देखिए, ये रिफॉर्म है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं। उनका ऐसा नहीं है कि जनता को फ़ायदा नहीं मिलता और वो हमको उसका असर दिखाई नहीं देता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उसमें सेम पिटिशनर थे, सेम एनजीओ थी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था कि ये इलेक्टर का राइट होना चाहिए कि वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, उसका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी किया कि आपको एफिडेविट देना होगा। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है कि कुछ इसका भी मिसयूज होता था कि कुछ एफिडेविट के अंदर कुछ कॉलम्स आप ओपन कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कॉलम आपको अनफिल्ड रह जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर को आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। अब हम इसका फायदा ये हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो टिकट देते वक्त ये सोचती है कि जिस कैंडिडेट को हम इलेक्शन के लिए उतार रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो वो सोच के वोट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म होता है तो उसका फायदा नहीं होता, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जरूर होते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे लोग समझते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 70% यूथ है जो एजुकेटेड है, और राइट टू रिजेक्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई ढंग से, इसमें बताना चाहता हूँ कि राइट टू रिजेक्ट का ये कतई मतलब नहीं है कि जो अगर सपोज करो कि राइट टू रिजेक्ट वोट ज्यादा हो गए हैं तो उनमें से जो इलेक्शन जो जीत के आएगा, जिसको वोट मिलेंगे, वो उसको इलेक्टेड नहीं माना जाएगा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब अर्थ ये है जिसको वोट ज्यादा मिले उसे जीतना ही है, राइट टू रिजेक्ट का फिर क्या कुछ मायने निकलते हैं? ये होगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम प्योरीफाई होगा, डेफिनेटली होगा, प्योरीफाई होगा। उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, रामविलास जी भी सवाल उठा रहे हैं, समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सवाल उठा चुके हैं। जी यहाँ पे भारद्वाज जी से बोलना चाहूंगा कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, चीजें आएंगी, लोग उसमें वोटिंग करेंगे, लोग का पता चलेगा कि आखिर उनकी मंशा, उनकी पसंद क्या है। पर अगर जो एक नेगेटिव चीज जब भी अगर सामने लाई जाती है तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये देखने को, एक जो अगर साइको बात करें, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे अगर बात करें तो नेगेटिव चीज़ के तरफ लोग बढ़ते हैं, चाहे वो नशा हो चाहे दूसरी चीज़ हो। अगर हम कोई चीज़ अगर इसमें नेगेटिव डाल रहे हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन उसमें ईवीएम खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन जो है उसके सिरदर्द है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे रही है तो इसमें जो नेगेटिविटी अगर आएगा, लोगों में ये आएगा कि नहीं मैं तो रिजेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, वो अगर इस तरह से अगर राइट टू रिकॉल पे अगर ज़्यादा जोर दिया जाता कि जो जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया है, मैं वोट नहीं दे पाया था किन्हीं कारणों से, तो मैं उसको राइट टू रिकॉल करता हूँ कि राइट टू रिकॉल में जाऊंगा। राइट टू रिजेक्ट का मतलब होता है कि मैं सारी चीज़ों को छोड़कर और एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। बड़ा सवाल उठाया है कुमार विजेंद्र जी ने कि कहीं नेगेटिविटी तो पैदा नहीं होगी लोकतंत्र के प्रति कि जिस तरह से राइट टू रिजेक्ट अगर ज़्यादा होते गए तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है वो तो कहीं कमज़ोर ना हो जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। गुड़गांव से एक दर्शक हैं, उनकी राय ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदीप जी रखिए अपनी बात। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज मैं गुड़गांव से वजीराबाद से प्रदीप बोल रहा हूँ। जी प्रदीप कहिए। सर मेरा कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बहुत ही मतलब हमारे जो आम आदमी के हक में दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अब कोर्ट ये फैसला भी ले ले कि जिसको मतलब जो जिसमें सबसे ज्यादा वोट है कि भाई नापसंदी, तो उसको ज्यादा है तो सारे कैंडिडेट की मान्यता रद्द कर दी जाए और दोबारा चुनाव करवाए। ये हमें ये भी हक मिलना चाहिए, ये नहीं कि भाई किसी को ज्यादा वोट मिल गया तो वो जीत गया, नहीं, हमें ये भी हक मिलना चाहिए कि हमें जिसमें इनमें से कोई नहीं बटन दबाए तो हमें सबकी मान्यता रद्द करे और दोबारा चुनाव करवाए। जी दोबारा चुनाव हो, ये अभी भी वर्डिक्ट में क्या है वो कुछ सामने आने वाला है। नागेंद्र जी भी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमसे जुड़ने के लिए। नागेंद्र कहिए अपनी बात। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार नागेंद्र जी। मैं तो इस फैसले को, कोर्ट के फैसले को बड़ा ऐतिहासिक मानता हूँ। जी देखिए लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा पावर जिसे होती है वो मतदाता होता है। आप एक चीज देखिए कि चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जी अमूमन 58 से 60% लोग वोट डालते हैं, 40% लोग इस प्रणाली से बाहर होते हैं। जी कहीं ना कहीं ये भी उसका लब्बो-लुभाव होता है कि वो 40% लोग शायद उन उम्मीदवारों से संतुष्टि नहीं है जो कि चुनाव में उतरे हुए हैं। जी एक बड़ा सवाल आपने उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है, और ये एक जी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा कि उन लोगों की भागीदारी निश्चित रूप से उन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। रामविलास शर्मा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। रामविलास जी आप दरअसल जल्दबाजी कर रहे हैं फैसले को, उसका स्वागत करने से उसमें जो आप कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। जो लोग
चुनाव देने नहीं जाते। दरअसल वजह ये भी है कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स में जो लोग आ रहे हैं, जो आपकी पार्टियां जिस तरह के कैंडिडेट लाती हैं, उसे लेकर भी लोगों में ये होता है कि क्यों वोट देने जाएं। रामविलास जी, बहरहाल रामविलास जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे कोशिश करेंगे। जी, आशा शर्मा जी कुछ कहना चाहती हैं। जी, मैं इसके बारे में जैसे जो अभी इन्होंने बात कही है पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो लोग जो इसमें भागीदारी नहीं कर पाते हैं, रीज़न जो होता है मेनली यही होता है कि वो बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं कि जो वहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी। पूरी तरह से मैं इसमें सहमत हूँ। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना मांगती हूँ कि देखिए, जैसे कि अग्रवाल साहब ने कहा था कि 29 या 30 ये कैंडिडेट्स होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, सबका रुझान या सबका उसकी तरफ होता है कि उनमें से किसको चुना जाए। कुछ नीचे के भी उसमें आ जाते हैं। तो ये पार्टियां इस बात के लिए फिर ध्यान रखेंगी कि वो कैसे कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे जो हमारे युवा वर्ग के जो विशेष रूप से जो हमारे आ रहे हैं, उनके अंदर पूरी तरह से ये है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो, जो कि उनकी बातों को सामने रखकर कार्य कर सके। तो ये एक सुधार आने की बहुत संभावना है। रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामविलास जी, दरअसल सवाल ये है कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में गंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं जो वोटर है वो अपनी रिजेंटमेंट, अपना गुस्सा या अपनी नाराजगी, अपनी नापसंदगी कैसे जाहिर करे। ये राइट टू रिजेक्ट दरअसल वो अधिकार तो देगा ही, साथ में जो आप कह रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन है, प्रैक्टिकलिटी दरअसल इस नियम, इस कानून की कुछ होने वाली नहीं है, वो नहीं है। वो लोग जो वोट देने नहीं जाते हैं, अब वोट देने वो भी आएंगे। दरअसल इसके दूरगामी परिणाम हैं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं इसे समझने में। हेलो रामविलास जी। हाँ जी, हाँ जी रामविलास जी, दरअसल जो हमारे साथ पैनल मौजूद है, लोगों को भी यही कहना है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल आप जो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल कम है, यहाँ या तो विरोध में जाते हैं या पक्ष में जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, दूरगामी परिणाम है इसके। देखिए, मैं इसमें जो मैं हाई कोर्ट का वकील भी हूँ जी, और मैं 4 बार विधायक भी रहा हूँ, मैं 2 बार मंत्री भी रहा हूँ जी, और मैं एक गांव का निवासी हूँ। मुझे जो लगता है जी, भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र दुनिया का होने के नाते, सबसे सफल प्रजातंत्र होने के नाते, कई ऐतिहासिक दौर से हिंदुस्तान का प्रजातंत्र गुजरा है और इस देश का जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसने इस प्रजातंत्र की रक्षा सुरक्षा की है जी। कई बार पाकिस्तान की तरह से सत्ताधारियों ने इस देश के संविधान को अपने तरफ से मोड़ना तोड़ना के बावजूद भी आम आदमी ने 77 में इस प्रजातंत्र की रक्षा की। और ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रोविजन, इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर माय नॉलेज, ये जो है एक दुविधा की स्थिति आम आदमी के सामने खड़ी करता है। कैसे? आम आदमी के सामने 2 ही बातें होती हैं। जैसे 77 में लोगों ने नसबंदी और नजरबंदी के खिलाफ वोट दिया, जनता पार्टी बनी बाद में, लोगों ने वोट पहले दे दिया। अभी भी देश में इटली इंडिया कंपनी की हुकूमत है, भ्रष्टाचार, दुराचार, सारा सब कुछ है। नहीं, सवाल ये दुविधा की स्थिति कैसे? दुविधा की स्थिति है, लोग या तो पक्ष में वोट देते हैं या विपक्ष में वोट देते हैं। जी, बने रहिए आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। ये जो क्लास डाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा जो आदमी है, जो तबका है, यहाँ इस देश में गांव का आदमी, गरीब आदमी का पोल परसेंटेज ज्यादा रहता है। जो एडिटोरियल पढ़ करके वोट देते हैं वो कई बार पिकनिक पर चले जाते हैं वोटिंग के दिन। जी। तो रामविलास जी बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी बात का जवाब, दरअसल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आपकी
बात का जवाब लेंगे देव भारद्वाज, जो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। साथ ही आशा शर्मा हैं, जो समाज सेवी हैं मशहूर। जिस तरह से सवाल उठाए हैं, दुविधा की स्थिति मतदाता के सामने बन जाएगी, इस पर लगातार चर्चा जारी है। इसका सवाल का जवाब लेंगे, रामविलास शर्मा जी के सवाल का जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जी हाँ, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट भले ही करते रहे। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, ने एक फैसला दे दिया है कि राइट टू रिजेक्ट, अब आप चुनाव में जाते हैं तो अब राइट टू रिजेक्ट भी आपको मिलेगा। जी हाँ, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरह एग्जामिन नहीं किया है। पूरी तरह का एग्जामिन करके पता लगेगा कि उसमें क्या है। बाकी हमारी पार्टी के नेता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की शुरू से एक विचारधारा है, राइट टू रिजेक्शन की बजाय राइट टू रिकॉल होना चाहिए। एनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी राइट टू रिजेक्ट का स्वागत किया है। आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। मैं ये मानता हूं कि आज 21वीं सदी में चौधरी देवीलाल जी ने जो बातें 30 साल पहले कही थी, आज उसको अमली जामा पहनाया। और खुशी की बात यह है, संयोग देखिए कि आज 100वां वर्ष है जिसको हम गोल्डन ईयर की तरह मना रहे हैं, और 100वें साल में ये एक गिफ्ट मैं मानता हूं उनको श्रद्धांजलि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। अगर ये बटन दबाने वो जा रहा है, वो वोट डालना ही नहीं जाएगा। ये देखिए, ये बटन दबाने के लिए नहीं जाएगा। और साथ में हमारी एक एमपी की कंस्टिट्यूएंसी, 14 लाख वोटर की एक एमपी की कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसमें 9 से 10 लाख वोटर पोल होते हैं। अगर 50% से ज़्यादा हम ये कहें कि ऐसे बटन दबेंगे, 5 लाख बटन ये दबेंगे कि नन ऑफ द अबव, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फिर इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इसका कुछ नहीं है, बस मानसिक तौर पे हम अपने आप को खुश कर सकते हैं कि भाई ये कानून आ गया, हम नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। मानसिक तौर पे अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। रामविलास जी भी लगातार, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि दुविधा की स्थिति हो जाएगी। दरअसल हमारे देश के लोग या तो सिलेक्ट करना जानते हैं, या तो पक्ष में जानते हैं, या विरोध में जाते हैं। रिजेक्ट की बात तो उनकी समझ में आना अभी मुमकिन नहीं है। आशा शर्मा, मशहूर समाज सेवी, हमारे साथ बनी हुई हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं। रामविलास जी कह रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम की बात छोड़िए, ज़मीन पर ये कानून के कोई असर दिखने वाला नहीं है, प्रभाव दिखने वाला नहीं है। आशा शर्मा जी। मैं अपने नाम के अनुरूप आशा करती हूँ, आशा रखती हूँ कि हमारा जो नागरिक है, विशेष रूप से जो युवा है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी सोच का व्यक्तित्व है, और ये क्या ठीक है और क्या गलत है उसके लिए और उसके देश के लिए, इसको समझता है। असमंजस की स्थिति उन लोगों के लिए उत्पन्न होती है जो बाद में वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो स्थिति हमारे सामने आज आ रही है, अगर हम इसको असमंजस की स्थिति कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि जब हमारी संसद में आज के दिन 32% दागी है। आज के दिन हमारे देश के अंदर अगर 1298 एग्जैक्ट कहा जाए, 1300 के लगभग विधायक दागी हैं, और दागी में भी वो जिनके ऊपर संगीन जुर्म के आरोप लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने का अधिकार हमारे देश के नागरिकों को नहीं होना चाहिए? इसमें पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कोई किसी इसको चुनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अगर राइट टू रिजेक्ट का दिया है यहाँ पे जी, इस पे एक मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक पहलू ला के दिया है कि भाई एक ये भी चीज होना चाहिए जो आम जनता के लिए ताकत हो, ठीक है, पर साथ ही अगर इसमें जो जिम्मेदार हमारी जो विधायिका होती है पूरी, जिसमें अगर संसद में एमएलए और एमपी बन के जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो वो लोग अगर उसमें जो पार्टियां होती है, चाहे वो निर्दलीय हो, तो उनको लोग चुनते क्यों हैं? अगर इस तरह के अगर दागी हैं तो लोग उसको वोट ना दें। वोट इतने लोग नहीं देते हैं तो उसको ना दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर पार्टी, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी बड़ी पार्टी हो, कोई रीजनल पार्टी हो, अगर वो अपने अगर एमएलए के उम्मीदवार को या फिर एमपी के उम्मीदवार को, एक दागी उम्मीदवार को खड़ा करती है, तो उसको भी एक कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फैसला, ये एक ऐतिहासिक फैसला है,
वो भी ऐतिहासिक फैसला होगा। जिस समय वो इस तरह के दागी जो उन्होंने एक तो दिया है कि दागी नेताओं को अगर वो 2 साल से ज़्यादा अगर जेल जाते हैं, अगर उनकी सज़ा होती है, तो उसके बाद वो वोट अपने इसमें लड़ाई नहीं कर सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सारी बातें। पर उसको सारी पार्टियां जो खारिज कर रही हैं, उस पर अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं। भले एक अभी अपवाद आया है सामने आज राहुल गांधी का, पर उसके सारे पार्टी अगर खड़े हैं तो फिर राहुल गांधी क्या कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर ये जो राइट टू रिजेक्ट है हमारे पास, राइट टू रिजेक्ट का क्या मतलब है कि सारे पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से बयान आ रही है कि इसको, अगर बात करें हम कांग्रेस की, इनेलो की, सब राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। इनेलो में जिस तरह से अगर अशोक अरोड़ा का बयान आया और वो रिकॉल की बात कर रहे हैं, वो ये बात ही नहीं कर रहे कि राइट टू रिजेक्ट पे क्या करें। राइट टू रिजेक्ट को वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं। इस ऐसा क्या मतलब है? आम जनता के लिए कुछ भी आता है तो सारे पार्टी एक साथ खड़े हो जाते हैं। भाई ये जनता को हम नहीं भला देख सकते हैं। हम प्याज महंगा कर सकते हैं और 2 रुपए करके लाके फूड सिक्योरिटी बिल दिखा सकते हैं। ये रामविलास जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? रामविलास जी 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 जी। दरअसल इस फैसले के बाद जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, वो अपना जो गुस्सा है, अपनी नाराजगी है, वो लोग अब वोट डालने आएंगे। वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी कवायद कभी शुरू नहीं हुई कि राजनीति में जो दागी लोग हैं उन्हें रोका जा सके, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा निर्णय आता है तो आप कैसे कहते हैं कि ये दुविधा की स्थिति है? नहीं, देखिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो चुनाव है, दिस इज इलेक्शन। If the vote to reject, it is not the process is named election. The process is not rejection. जी। जब सारा प्रक्रिया को आपने चुनाव का नाम दिया है, इलेक्शन का नाम दिया है, जो ऑर्डिनेंस होता है कि भाई विधानसभा की सीट खाली हुई है, उसको भरने के लिए हम ये चुनाव की तारीख। जी रामविलास जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि इलेक्शन चुनने के लिए होता है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं होता। देव भारद्वाज हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। देव भारद्वाज जी। सोलंकी जी, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो मौजूदा जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बना उसके आधार पर इंटरप्रीट करके देता है। इलेक्शन का मतलब है कि जब इलेक्शन होता है कि हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। कोई किसी को वोट देता है और किसी को नहीं देता है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको ये अभिव्यक्ति अपनी प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए कि जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट फ्रेम में हैं, हमको ये पसंद नहीं है, इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि कानून के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करे। और अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए अगर कुछ ऐसे लोग हैं, आपने देखा हो कभी भी 100% वोटिंग नहीं होती, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो सिस्टम से नाराज हैं। अगर वो सिस्टम से नाराज है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी अपने सिस्टम को, अपने पार्टी सिस्टम को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। और कोई जो लोग नाराज, जो उनको पसंद नहीं है, अगर वो अभिव्यक्ति प्रकट करने का उनको अधिकार मिलता है, तो इसमें गलत क्या है? चुनने की हो सकती है तो रिजेक्ट करने की अभिव्यक्ति होने में क्या परेशानी है? रामविलास जी से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं करनाल से, यशवंत जी, स्वागत है आपका। यशवंत जी रखिए अपनी बात, स्वागत है आपका। बहरहाल उनसे संपर्क टूट गया है। हमारे साथ रामविलास शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रामविलास जी, जब संविधान में ये हक है कि हम किसी को चुनने का, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं, तो रिजेक्ट करने का जो अभिव्यक्ति है उसमें परेशानी है क्या? रामविलास जी। देखिए, आप ये सारे जो तरमीम है, सत्ताधारी दल अपनी सुविधा के अनुसार संविधान में कई परिवर्तन करता है, अमेंडमेंट करता है। इमरजेंसी के पीरियड में सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन हुए। जी।
इमरजेंसी लगाई गई वो संविधान सम्मत नहीं थी, उसको अपनी मनमर्जी से सब किया गया। एक बात जो भारत का संविधान है, भारत का चुनाव तंत्र है, भारत का ये इलेक्शन का तंत्र है, ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। तो उसके बावजूद ये जो चर्चा चलती है, या तो संविधान में भाई इलेक्शन की जगह रिजेक्शन कर दे, मतलब ये किन लोगों के लिए ये प्रावधान किया गया है? जी आशा शर्मा जी, रामविलास जी कह रहे हैं दरअसल छेड़छाड़ की जा रही है, जो इलेक्शन का जो मौजूदा स्वरूप है दरअसल छेड़छाड़ हो रही है, उसकी आवश्यकता है नहीं। मैं उनकी इस बात से सम्मानपूर्वक ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। आगे जब बढ़ते हैं तभी प्रगति होती है, आगे जब बढ़ते हैं तभी सुधार आते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर काफ़ी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। मैं एक शिक्षाविद भी हूँ। मैं अगर ये कहना चाहूँगी कि जब हम बच्चों का, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लेते हैं, तो जिनके 50% से कम आते हैं उनसे हम कहते हैं कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ आगे आने के लिए या करने के लिए। 33% पर तो उनको बिल्कुल फेल ही कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि एक साल रिपीट करिए। हमारा एक जो हमारे विधानसभा के अंदर आने वाला है, हमारी संसद के अंदर आने वाला है, मेरे भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है, प्रगति के लिए कार्य करने वाला है, वो 30% लेकर के वहाँ पे आ जाता है। नहीं तो ये वो कैसा तो दुर्भाग्य है? उसमें ये कैसा तो क्यों वो लोग जो वोट नहीं देते हैं, कि हो सकता है क्यों नहीं उनकी बातों को ध्यान दिया जाता? तो ये जो जी आपका कहना है शायद वो इसलिए वोट नहीं देते हैं। जी समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया देव भारद्वाज जी। सोलंकी जी, मैं तो ये कहूँगा कि राइट टू वोट इट शुड बी मेड कंपल्सरी बाय पार्लियामेंट। कानून पार्लियामेंट बनाता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को होती है, इंटरप्रीट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को होती है, और इस मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रीट किया है। ये 2004 के अंदर ये PIL फाइल हुआ था और अब निर्णय इसका आया है, और मेरे पास जजमेंट की कॉपी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था कि इसको उन्होंने इसको अपोज किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबका राइट है। कुछ ऐसे लोग हैं उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको राइट देने में बुरा क्या है? ठीक है, मैं ये कहता हूं कि पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए कि आपने वोट डालना ही डालना है। इट शुड बी कंपल्सरी। एक कदम आगे और एक कदम और आगे की बात आगे बढ़ेगा। और राइट टू रिकॉल की पावर भी होनी चाहिए, राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए, राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि दुनिया के 13 देशों के अंदर राइट टू रिजेक्ट है। हमारे बगल में एक बड़ा ही बांग्लादेश जैसे शहर के अंदर राइट टू रिजेक्ट दिया हुआ है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश के अंदर क्यों नहीं हो सकता? बांग्लादेश में राइट टू रिजेक्ट हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? रामविलास जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि जो EVM मशीन है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसमें हर कैंडिडेट, हर पार्टी के साथ वो लगा रहना चाहिए रिजेक्ट वाला बटन, ताकि पता चले कि लोग किसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जी, पूरे नन ऑफ द अबव ठीक है, मैं मानता हूँ ये एक पहल है, पर वैसा भी होना चाहिए ताकि पता चले कि हमें ये नहीं चाहिए। और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ये एक बूस्ट अप हो कि जो लोग आते नहीं है इलेक्शन, ये वोटिंग करने नहीं आते हैं, वो भी मतदाताओं के सूची में शामिल हो जाएंगे, और कुछ जो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट है, एक्सप्रेशन है, वो ज्यादा परसेंटेज में दिखेगा, जो आशा शर्मा जी कह रही थी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामविलास जी, समय की कमी है। रामविलास जी, आखिरी प्रतिक्रिया। आप कहते हैं कि राइट टू रिजेक्ट जमीनी हकीकत में कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए रामविलास जी? शायद रामविलास जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन रामविलास जी लगातार ये कहते रहे कि राइट टू रिजेक्ट दरअसल जिस बात जो समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि महज एक मानसिक संतुष्टि है, लेकिन अगर बात की जाए तो ज़मीनी हकीकत पर इसका कुछ असर नहीं होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जिस तरह से बात हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय दिया है कि अब आप राइट है, आपके पास एक अधिकार है कि किसी भी उम्मीदवार को किसी भी चुनाव में
आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कब से लागू होगा और क्या कुछ होना इसमें बाकी है, ये आना बाकी। अगले अगर 4 जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या उनमें ये लागू होगा? जी देव भारद्वाज जी, कही सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा है कि जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए, कमिंग इलेक्शन में ये इम्प्लीमेंट होगा, साफ निर्देश चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं। बहरहाल आपके मुद्दे आपकी राय में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।